बिस्कुट ही बचे थे। ओवेन ने उन आखिरी बिस्कुटों को बड़ी सावधानी से बराबर हिस्सों में तोड़कर अपने साथियों को दिया और एक छोटा सा टुकड़ा खुद खाने लगा। तभी दूर क्षितिज पर उन्हें एक टापू की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। नाविकों की आंखों में चमक लौट आई और वे पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगे। अचानक ओवेन के कान किसी खतरे को भांप गए। उसने पानी के नीचे एक अजीब सी हलचल सुनी और तुरंत तीनों नावों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वे उस विशालकाय सफेद दैत्य के हमले से बच नहीं सके। उस दैत्य ने बिजली की गति से कैप्टन पोलार्ड की नाव पर जोरदार प्रहार किया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पाल का भारी बांस टूटकर एक नाविक के पेट के घुस गया। उस हमले की जद में दूसरी नाव भी आ गई और सभी नाविक तिनके की तरह उछलकर पानी में जा गिरे। देखते ही देखते वह दैत्य नजरों से ओझल हो गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अचानक उसने ओवेन की नाव पर नीचे से हमला किया। नाव के साथ साथ ओवेन भी हवा में उछला और सटीकता के साथ उस दैत्य के शरीर पर कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी की चोट खाते ही वह भारी भरकम दैत्य पानी में गिरा और वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक नाविक ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन तभी समुद्र की लहरें उन्हें बहाकर उस टापू के किनारे ले आईं। तभी ओवेन का ध्यान अपनी गर्दन की ओर गया। लहरों के थपेड़ों के बीच उसकी पत्नी की दी हुई वह आखिरी निशानी कहीं खो चुका था। दूसरी तरफ भूख से बेहाल एक नाविक पास ही बैठे एक पक्षी पर झपट पड़ा। पक्षी तो उड़ गया, लेकिन उसके अंडे वहीं रह गए। उस नाविक ने बिना एक पल की देरी किए उन अंडों को फोड़ा और कच्चा ही गटक गया। इधर ओवेन ने पहाड़ की दरारों से टपकती पानी की बूंदों से अपनी प्यास बुझाई। फिर एक छोटे से गड्ढे में फंसी मछली को पकड़ा और उसे कच्चा ही खा लिया। कैप्टन पोलार्ड ने अनुमान लगाया कि यह ड्यूसी आइलैंड हो सकता है। सभी नाविकों के बीच यह सहमति बनी कि वे इसी टापू पर रुकेंगे। यहाँ लगातार आग जलाए रखेंगे ताकि अगर कोई भी जहाज दूर से गुजरे तो उन्हें धुएं से उनकी मौजूदगी का पता चल सके। टापू पर मिली राहत कुछ ही पलों की थी, क्योंकि जल्द ही ओवेन के सामने वहाँ की खौफनाक सच्चाई आ गई। टापू की एक गुफा में उसे इंसानों के पुराने कंकाल पड़े मिले। उन्हें देखकर यह साफ था कि वे लोग भी कभी यहीं फंसे थे और रेस्क्यू जहाज का इंतजार करते करते भूख और प्यास से दम तोड़ दिया। अगर वे यहाँ रुके तो उन सब का भी यही हश्र होगा। वही अब कैप्टन पोलार्ड के अंदर का वह पुराना अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह अब केवल एक कप्तान नहीं, बल्कि अपने साथियों को बचाने वाला एक लड़ाका बन चुका था। उसने हार नहीं मानी और वहाँ से निकलने के लिए हथियार बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन जैसे तैसे नाव को दुरुस्त कर वे फिर से समंदर में उतरने के लिए तैयार हुए। ओवेन अपने दोस्त जॉय को लेने पहुंचा, लेकिन जॉय की हालत अब बेहद दयनीय हो चुकी थी। घाव और कमजोरी की वजह से वह चलने में भी असमर्थ था। ओवेन ने गिड़गिड़ाते हुए उससे विनती की, मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाऊंगा, पर यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जॉय नहीं माना। वह जानता था कि उसकी धीमी रफ्तार सबके लिए मौत का कारण बन सकती है। वह अपने साथियों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। दुखी मन से ओवेन ने जॉय से एक आखिरी वादा किया कि वह सुरक्षित पहुंचते ही उसके लिए एक रेस्क्यू जहाज भेजेगा। जॉय की तरह 3 लोग और थे जो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। भारी मन के साथ वे जॉय को उसी टापू पर छोड़कर एक बार फिर मौत से लड़ने के लिए समंदर की लहरों पर निकल पड़े। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कई दिनों की भूख और प्यास सहने के बाद आखिरकार एक नाविक ने दम तोड़ दिया। उसके साथी परंपरा के अनुसार